हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मनीता डाउट क्लास में। जैसा कि हम यूजीसी नेट पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, तो उसमें पहली क्लास हो गई थी प्लेटो की पार्ट 1। ये दूसरी क्लास है पार्ट 2, जिसमें कि हम प्लेटो का शिक्षा के सिद्धांत देखने वाले हैं। ठीक है। प्लेटो की शैक्षणिक शिक्षा का केंद्र समाज के सभी सदस्यों के लिए समान और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा करने की धारणा थी। यहाँ तक कि उत्पादक वर्ग के बच्चों तक भी विस्तार हुआ। उन्होंने शिक्षा को एक सिद्धांत तैयार किया जो विभिन्न आयु समूहों के अनुरूप 6 अलग अलग चरणों में सामने आया। तो जो प्लेटो की शिक्षा का जो सिद्धांत था, तो प्लेटो ने जो शिक्षा का वर्गीकरण किया था, वो उसकी पहुंच सभी व्यक्तियों के लिए थी, भले वो उत्पादक वर्ग के बच्चे क्यों न हो। सबके लिए समान शिक्षा का अधिकार था, स्त्री पुरुष सबके लिए। ठीक है। तो वो जो शिक्षा का जो चरण था, वो एज के हिसाब से डिवाइड किए थे प्लेटो ने, तो जिसमें कि 6 चरण है। तो पहला चरण आता है शिशुओं और छोटे बच्चों की संरक्षता, जो कि 0 से जन्म से 10 वर्ष तक के लिए होता है। ठीक है। प्लेटो की शैक्षणिक यात्रा बचपन में ही शुरू हो गई थी। प्लेटो छोटे बच्चों का पालन पोषण समुदाय के ही भीतर किया जाना था, जिससे जीवन की शुरुआती चरणों में एकता और साझा मूल्यों की भावना को बढ़ावा मिले। प्लेटो का विशेषली ये मानना था कि जन्म से ही मतलब कि बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए और वो समान रूप से मिलनी चाहिए। फिर दूसरा था प्लेटो का प्रारंभिक शिक्षा 11 से 15 वर्ष तक। अगले चरण में प्रारंभिक शिक्षा शामिल थी, जहां बच्चे पढ़ना लिखना और गणित और संगीत जैसे विषय सीखते थे। इसमें बौद्धिक क्षमताओं को विकसित करना और इस पर ध्यान केंद्रित करना इनका टारगेट था। और तीसरा चरण था उन्नत बौद्धिक शिक्षा, जो कि 16 से 20 वर्ष तक के लिए था। एक बार मूलभूत कौशल स्थापित हो जाने के बाद छात्र ज्यामिति, खगोल विज्ञान और दर्शन जैसे विषयों की गहराई में उतरकर उन्नत अध्ययन की ओर बढ़ गए। इस चरण का उद्देश्य विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक सोच कौशल को तेज करना है। ठीक है। और इसमें प्लेटो द्वारा पहली परीक्षा कराई जाती है, जिसमें कि जो पास होता है वो उत्पादक वर्ग में जो पास होता है वो सैनिक आगे बढ़ता है अगली शिक्षा की तरफ, लेकिन जो इसमें फेल हो जाता है वो उत्पादक वर्ग में चला जाता है 3rd क्लास में। ठीक है। और उसके बाद अगला चरण होता है प्रारंभिक शिक्षा, जो कि 21 से 30 वर्ष के लिए होता है। ठीक है। फिर प्रारंभिक शिक्षा 21 से जो 30 वर्ष के लिए होता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, शारीरिक शिक्षा को प्राथमिकता मिलने लगी। गतिविधियां और अभ्यास स्वास्थ्य, शक्ति और अनुशासन को बढ़ावा देने लगी।
डिजाइन किए गए इस चरण का उद्देश्य न केवल शारीरिक कौशल बल्कि आत्मनियंत्रण और दृढ़ संकल्प के गुणों को विकसित करना था। तो ये जो 21 से 30 वर्ष का जो पठन पाठन था प्लेटो का, उसमें भी परीक्षा होती है। तो जो उसमें फेल होता है वो सैनिक वर्ग में चला जाता है, और जो पास होता है वो शासक वर्ग के लिए आगे बढ़ता है और अगली परीक्षा में बैठता है। तो जो अगली परीक्षा है वो है शारीरिक प्रशिक्षण और सैन्य शिक्षा, जो कि 31 से 35 वर्ष होती है। ये बौद्धिक विकास के साथ साथ शारीरिक परीक्षण और सैन्य शिक्षा पर जोर दिया गया है। इस चरण के उद्देश्य व्यक्तियों को राज्य के संरक्षक के रूप में उनकी भूमिकाओं के तैयार करने में साहस, अनुशासन तथा कर्तव्य की भावना पैदा करता है। ठीक है, तो इसमें अनुशासन और कर्तव्य जैसी भावनाएं को सिखाया जाता है। इसके बाद अंतिम शिक्षा होती है जो कि दर्शन की शिक्षा। ठीक है, 36 से 50 वर्ष में प्लेटो के शैक्षणिक मॉडल का अंतिम चरण है। ये बौद्धिक रूप से सबसे कुशल व्यक्तियों के लिए आरक्षित था। वे गहन दार्शनिक अध्ययन और चिंतन में लगे रहे, अमूर्त अवधारणाओं में लीन रहे और ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले मौलिक सिद्धांतों पर गहन समझ हासिल की। तो इसमें जो 36 से 50 वर्ष की शिक्षा होती है, तो इसमें आखिरी परीक्षा की कराई जाती है, जो कि इसमें जो मतलब कि उत्तीर्ण होता है उसे शासक बनाया जाता है, ऐसा प्लेटो का शिक्षा का सिद्धांत कहता है। ठीक है, प्लेटो ने अहंकार, निजी संपत्ति के कब्जे से उपजा हुआ माना, जिससे नागरिकों में असमानता और श्रेष्ठता की भावना पैदा होती है। उनका मानना था इस असमानता ने विभाजन को बढ़ावा दिया, अंततः एथेंस को कमजोर करने में योगदान दिया। प्लेटो के अनुसार अज्ञानता पारिवारिक संरचना का परिणाम थी, क्योंकि परिवार की सामान्य भलाई के बजाय अपने स्वयं के हितों की प्राथमिकता देते थे। इन समस्याओं का समाधान करने और एक न्यायपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण प्लेटो ने अपने द रिपब्लिक पुस्तक में कंसर्निंग जस्टिस में साम्यवाद की अवधारणा का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने संपत्ति और पत्नियां दोनों के लिए साम्यवाद लागू करने का सुझाव दिया था, विशेष रूप से शासकों और शासक वाले अभिभावक वर्ग के बीच था। संपत्ति के साम्यवाद के प्लेटो के विचार का मतलब था कि अभिभावक वर्ग भीतर संपत्ति के निजी स्वामित्व को समाप्त कर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य अहंकार और असमानता प्रभावित स्रोत को खत्म करना था, एकता की भावना को बढ़ावा देना, सामान्य कल्याण, साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था संपत्ति साम्यवाद का। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पत्नियों के साम्यवाद के संबंध में प्लेटो का मानना था कि वह विवाह संस्था पुनर्गठन उन्होंने प्रस्तावित किया। राज्य विवाहों की देखरेख करेगा और इन
संघों को प्राथमिकता उद्देश्य अच्छी तरह से योग्य संतान पैदा करना होगा। प्रेम और व्यक्तित्व रिश्ते इस लक्ष्य के लिए गौण थे। व्यक्तिगत रिश्ते थे इसका प्रमुख अंग था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्लेटो के साम्यवाद का दृष्टिकोण उद्देश्य उन विभाजनकारी ताकतों को खत्म करना था जिनके बारे में उनका मानना था कि एथेंस की ताकत कमजोर कर रहे थे। संपत्ति की साझा स्वामित्व और विवाह के लिए पुनर्निर्धारित दृष्टिकोण की वकालत करके उन्होंने एक ऐसा समाज बनाने की मांग की जहां व्यक्तिगत हित सामूहिक कल्याण के साथ संरेखित हो सके, जिससे शहर की समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित हो सके। प्लेटो एथेंस को एक आदर्श समाज में बदलने की आकांक्षा रखता था और उसकी न्याय की दृष्टि शासक के रूप में दार्शनिक राजा की अवधारणा को केंद्रित थी। उनके कल्पित आदर्श राज जिनका नाम कालीपोलिस था, ये एग्जाम से इम्पोर्टेंट है, इसको नोट करिएगा, के मूल्य सिद्धांतों में शामिल है। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद का उन्मूलन। प्लेटो ने भ्रष्टाचार और पक्षपात के पूर्ण उन्मूलन पर जोर दिया। इसके नेताओं को चुनने और शासित करने की तरीके में बुनियादी बदलाव की आवश्यकता थी। दार्शनिक राजा प्लेटो के आदर्श राज्य में शासकों को दार्शनिक बनना पड़ता था। प्लेटो का मानना था कि जो आदर्श राज्य है उसमें दार्शनिकों को ही शासक बनाना है। उनकी दर्शन शास्त्र की गहरी समझ रखने वाले के पास न्यायपूर्ण और प्रभावी ढंग से शासन करने के लिए आवश्यक ज्ञान होता है। इसलिए प्लेटो मानते थे कि दार्शनिक राजा वही होगा जो दर्शन में पूर्ण रूप से गहन अध्ययन किया हो। ठीक है, कानून पर ज्ञान की प्रधानता। इसमें प्लेटो ने इस बात पर जोर दिया कि ज्ञान में कानून से अधिक शक्ति होनी चाहिए। इसका मतलब यह था कि निर्णयों और नियमों का अंधाधुंधकरण करने के बजाय वास्तविक समझ निर्देशित किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नोबेल झूठ का प्रचार। प्लेटो ने नोबेल झूठ या धातुओं की मिथक के बारे में की अवधारणा पेश करता है। इस मिशन के उद्देश्य नागरिकों के बीच एकता, पदानुक्रम की भावना पैदा करना, उन्हें समाज अपनी भूमिकाओं को पूरा करने के लिए प्रेरित करना था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। मानव स्वभाव के अंतर्निहित खामियों को पहचानते हुए प्लेटो के बाद अपने अंतिम कार्य उनकी पुस्तक द लॉज में उप आदर्श राज की अवधारणा पेश की थी। इन्होंने वैकल्पिक मॉडल में केवल तर्क पर निर्भर रहने के बजाय कानूनों द्वारा शासित राज्य का समर्थन किया जाता है। इस दृष्टिकोण से मानव व्यवहार की सीमाओं को स्वीकार किया और शासन की अधिक व्यवहारिक प्रणाली स्थापित करने का प्रयास किया।
संक्षेप में कहें तो प्लेटो एक आदर्श समाज की खोज की उन्हें सिद्धांत का एक प्रस्तावित करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिसका उद्देश्य एक न्यायपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण संविधान सुनिश्चित करना था, जो जानकार नेताओं द्वारा निर्देशित अच्छे मूल्यों को बढ़ावा दे। ठीक है। प्राचीन यूनानी दार्शनिक और सुकरात के छात्र प्लेटो ने दार्शनिक राजा की अवधारणा के साथ राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी। अपनी महान रचना में द रिपब्लिक में उन्होंने शासन की एक क्रांतिकारी दृष्टि को रेखांकित किया, जिसमें दार्शनिक ज्ञान, सदाचार, सत्य की गहरी समझ द्वारा निर्देशित होकर राज्य का नेतृत्व करेंगे। प्लेटो का प्रस्ताव उनके समय में प्रचलित सरकार के पारंपरिक रूपों, विशेषकर एथेनिक लोकतंत्र के बारे में उनके संदेह में निहित था। एथेंस की राजनीतिक अस्थिरता और नैतिक पतन को देखते हुए उन्होंने एक ऐसे विकल्प की तलाश की जो इन मुद्दों का समाधान कर सके और एक न्यायपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण समाज को विकसित कर सके। प्लेटो का बेसिकली ये मानना था कि जो राजा हो, जो राज्य पर राज करने वाला हो, वो ज्ञानी हो, लोभी ना हो, ठीक है, सांसारिक सुखों का त्याग करके जो उस स्तर पर पहुंचा हो वो राजा बने। बेसिकली प्लेटो का ये मानना था। प्लेटो के विचार के मूल्य यह विश्वास था कि वास्तविक ज्ञान विशेष रूप से दार्शनिक अंतर्दृष्टि, सद्गुणी और प्रभावी नेतृत्व की कुंजी है। उनके विचार में दार्शनिक वास्तविकता को रेखांकित करने वाले शाश्वत और अपरिवर्तनीय सत्य को समझने के लिए विशेष रूप से सुसज्जित थे, और यह अंतर्दृष्टि शासकों के रूप में उनके निर्णयों को मार्गदर्शन करेगी। प्लेटो का दार्शनिक राजा व्यक्तित्व महत्वाकांक्षा या भौतिक लाभ प्रेरित व्यक्ति नहीं था। इसके बजाय यह नेता ज्ञान का साधक था और जो सत्य की खोज और राज्य की भलाई के लिए समर्पित था। ऐसा शासक भावनाओं और शुद्ध इच्छाओं के प्रभाव से ऊपर उठा रहेगा, अक्सर अन्य नेताओं के निर्णयों को प्रभावित करती है। प्लेटो की कल्पना की थी कि दार्शनिक राजा के पास ज्ञान, साहस और आत्म-अनुशासन के गुण होंगे। वह उदाहरण के साथ नेतृत्व करेगी। इन दार्शनिक शासकों का परीक्षण प्लेटो की दृष्टि का एक केंद्र इन दार्शनिक शासकों का परीक्षण प्लेटो की दृष्टि एक केंद्रीय पहलू था। उन्होंने एक कठोर शैक्षिक प्रणाली का प्रस्ताव रखा जो बौद्धिक और नैतिक गुणों का पोषण करती थी। यह शिक्षा कम उम्र में ही शुरू हो गई और इसमें गणित से लेकर दर्शन शास्त्र तक कई विषयों को शामिल किया गया। इस व्यापक परीक्षण के माध्यम से इसमें गणित के लेकर दर्शन शास्त्र कई विषयों शामिल हैं। इस व्यापक परीक्षण के माध्यम से भावी नेता वास्तविकता और नैतिकता, मानव आत्मा की प्रकृति की समग्र समझ विकसित करेंगे। प्लेटो की दार्शनिक राजा की अवधारणा आलोचनाओं चुनौतियों से रहित नहीं थी। आलोचकों ने ऐसे दार्शनिक शास्त्रों की पहचान करने और उन्हें शिक्षित करने की व्यावहारिकता साथ ही कुछ
लोगों के हाथों में सत्ता केंद्रित संभावित खतरे पर सवाल उठाए, क्योंकि प्लेटो का जो आदर्श राज्य का सिद्धांत था वो काल्पनिक दृष्टि था। आलोचकों का मानना था कि प्रभावी नेतृत्व के लिए आवश्यक गुणों और शासन में ज्ञान की भूमिका के बारे में चर्चा प्लेटो की दृष्टि से प्रभावशाली बनी हुई है। दार्शनिक राजा के बारे में प्लेटो का विचार एक न्यायपूर्ण और प्रबुद्ध समाज को आकार देने के लिए मानवीय तर्क और सद्गुण की क्षमता के बारे में उनके गहन आशावाद को दर्शाता है। हालांकि उनकी दृष्टि काल्पनिक लग सकती है, लेकिन यह इस बारे में चिंतित प्रेरित करती है कि हमारे समाज को किस तरह के नेताओं की जरूरत है, जो न केवल सक्षम प्रशासक हो बल्कि सत्य में समर्पित साधक, न्याय और चैंपियन भी हो। प्लेटो का आदर्श राज्य और दूसरे सर्वेक्षण की धारणा शासन पर एक दोहरा परिप्रेक्ष्य। प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने आदर्श राज्य को दूसरा सर्वश्रेष्ठ राज्य की अवधारणा की गहन खोज की राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में प्रवेश किया। अपने मौलिक कार्य द रिपब्लिक में उन्होंने शासन पर एक दोहरा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, एक आदर्श राज्य यूटोपियन आदर्शों दूसरे सर्वश्रेष्ठ राज्य के व्यवहारिक विचारों के बीच अंतर पर प्रकाश डाला। आदर्श स्थिति वास्तविकता से परे आकांक्षा प्लेटो की आदर्श राज्य की अवधारणा, जिसे अक्सर कैलिपोलिस कहा जाता है, एक आदर्श समाज का एक कल्पनाशील निर्माण था जो न्याय, सद्भाव और सदाचार से युक्त था। उनके इस विचार पर आधारित कि दार्शनिकों के पास कालातीत सत्य को समझने वाला ज्ञान होता है, प्लेटो ने इस यूटोपियन समाज की शीर्ष पर दार्शनिक शासकों की कल्पना की थी। ये दार्शनिक राजा ज्ञान और सदाचार को समझने की खोज निर्देशित होकर पूरे समुदाय को आदर्श राज्य की स्थापना की। प्लेटो के आदर्श राज्य में व्यक्तियों को 3 अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया गया था, शासक, योद्धा और तीसरा निर्माता। प्रत्येक वर्ग की एक निर्दिष्ट भूमिका थी। शासक ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते थे, योद्धा साहस के प्रतीक थे और निर्माता समाज की भौतिक आवश्यकताओं में योगदान करते थे। सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित करने वाली व्यक्तिवादी प्रवृत्तियों को कम करने के लिए पारिवारिक संरचना की तरह निजी संपत्तियों को खत्म कर दिया गया, जबकि प्लेटो का आदर्श राज्य दृष्टिकोण ने न्याय, एकता और दार्शनिक नेतृत्व पर जोर देकर कल्पनाओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। लेकिन इस संदेह का भी सामना करना पड़ा। आलोचकों ने दार्शनिक शासकों की पहचान करने और उनकी शिक्षित करने की व्यवहार्यता के साथ साथ सत्तावादी शासन के बारे में भी संभावना के बारे में चिंता जताई। दूसरा जो उनकी कल्पना थी वो थी सर्वश्रेष्ठ राज्य की। शासन में व्यवहारिकता, मानव स्वभाव की जटिलताओं और आदर्श राज्य को साकार करने की चुनौतियों को पहचानते हुए प्लेटो ने अपने बाद के बुक द लॉज में दूसरे सर्वश्रेष्ठ राज्य की धारणा पेश की। इस परिप्रेक्ष्य ने मनुष्य की अंतर्निहित खामियों को स्वीकार किया और शासन के अधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण की मांग की।
प्लेटो द्वारा प्रस्तावित दूसरे सर्वश्रेष्ठ राज्य की विशेषता कानूनों की एक प्रणाली और अभिजात्य वर्ग और लोकतंत्र वर्ग का मिश्रण थी। इसका उद्देश्य दार्शनिक राजाओं के आदर्शवादी सिद्धांतों और मानव व्यवहार की वास्तविकताओं के बीच संतुलन बनाना था। आदर्श राज्य की पूर्णता प्राप्त न करते हुए दूसरे सर्वश्रेष्ठ राज्य के उद्देश्य कार्यात्मक न्यायपूर्ण समाज प्रदान करना था। यद्यपि मानव समाज की सीमाओं को भीतर शासन पर एक दोहरा परिप्रेक्ष्य आदर्शवाद बनाम व्यवहारिकता था। आदर्श राज्य और दूसरे सर्वश्रेष्ठ राज्य की प्लेटो की खोज शासन पर एक दोहरा दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है जो युग्मों से प्रतिनिधित्व होता है। आदर्श राज्य एक नैतिक दिशा का प्रतिनिधित्व करता है, एक दृष्टिकोण की यदि ज्ञान और सद्गुण द्वारा निर्देशित किया जाए तो मानव समाज क्या हासिल कर सकता है, हमें न्याय, सद्भाव और आम भलाई के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है तथा वास्तविकता की दूसरी ओर दूसरे सर्वश्रेष्ठ राज्य की अवधारणा स्वीकार करती है कि यह मानवता हालांकि यूटोपियन आदर्श सराहनीय है, वे हमेशा मानव व्यवहार और सामाजिक गतिशील जटिलताओं के साथ संरेखित नहीं हो सकते। दूसरा सबसे अच्छा राज्य एक व्यवहारिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है जिसका लक्ष्य वास्तविक दुनिया की बाधाओं के भीतर व्यवहारिक समाधान को ढूंढता है। प्लेटो की विरासत न केवल शासन पर इन दो अलग अलग दृष्टिकोणों में निहित है, बल्कि उनके द्वारा जारी चल रही विमर्श में भी निहित है। जैसे जैसे समाज ने नेतृत्व, न्याय और आम भलाई की खोज की चुनौतियों से जूझ रहा था, प्लेटो के विचार की प्रकृति और उसके शासकों की जिम्मेदारी के बारे में चर्चा की, विचारोत्तेजक आधार के रूप में काम किया। ठीक है, तो आलोचकों के रूप में प्लेटो को कार्ल पॉपर्स इसलिए कहते हैं कि इनकी जो कल्पना थी उसको पर विचार किया जा सकता है, उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। ये प्लेटो की कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स है जो कि एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे द रिपब्लिक, द स्टेटमैन, ठीक है, द लॉज। तो इसे देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।